Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की शुरू करते हैं हम लोग बात। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रम्प कैंसल्स कनाडा ट्रेड नेगोशिएशंस। फिर ट्रम्प मीटिंग मोदी इन मलेशिया एशियन समिट में, दोनों जगह। तीसरा, ट्रम्प अब पुतिन के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। चौथा, ट्रम्प जो है चाहते हैं वेनेजुएला में वॉर करें, थर्ड धमकी दे रहे हैं। शुरू नहीं किया है बट प्रोग्राम चालू है। फिर आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में पीस डील का नाटक हुआ। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जान पे खतरा ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट सामने आई, सबके सामने आई। और ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है। ये सारे एक साथ चल रहे हैं, सारे इतनी सारे चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में। इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे स्टडी करें। इतने सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक बात तो सत्य है, मैंने बहुत पहले लिखा था, जिस दिन अमेरिका अपने डेट पूरे नहीं दे पाएगा किसी को भी, उस दिन अमेरिका करेगा युद्ध या दुनिया में गड़बड़ी मचाएगा। यूके का चर्च ऑफ इंग्लैंड, उसने कोशिश करी कनाडा और यूएस को लेकर साथ में आने की, क्योंकि दोनों का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन चर्च ऑफ इंग्लैंड है, वेस्टमिंस्टर एबे। और उसने पूरी कोशिश करी कि इन दोनों देशों को लाया जाए साथ में। इसीलिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है आपके वाइट हाउस में। बड़ी अच्छी बातें हुई तब के बीच में। अचानक एक रिपोर्ट आ जाती है कि कनाडा ने एक फेक वीडियो बनाया और उसको सर्कुलेट किया रोनाल्ड रीगन की आवाज़ में कि वो किस तरह टैरिफ के अपोज करते हैं। काफ़ी पॉपुलर हुआ था ऑल ओवर द इंटरनेट। हमने भी देखा था, आपने भी देखा था। मैंने उस पर कभी कमेंट नहीं किया क्योंकि वो वीडियो फेक था। इस तरह बहुत सारे जो फेक न्यूज़ आइटम्स है फैलाए जा रहे हैं। और कुछ कोशिश लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसा बोलते हैं कि मोदी जी के साथ भी इस तरह का खिलवाड़ किया गया थ्रू बांग्लादेश, जिसको भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया। भारत ने किया है, किसी और ने किया, हम लोगों को पता नहीं, बट हम लोग तो जिसने भी किया वी आर हैप्पी विद दैम। और साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी की विक्रांत के ऊपर से मोदी दहाड़े जोर से कि भाई विक्रांत है, भारतीय नेवी है, तैयार है युद्ध के लिए, वी आर रेडी फॉर वॉर। तो आपका अगर कोई प्लान है तो उसको बंद कर दीजिए। वो एक स्पेसिफिक मैसेज था डियो गार्सिया और बहुत सारे अमेरिकन बेसेस के लिए कि भारतीय नेवी सक्षम भी है, तैयार भी है और मेरी विलिंगनेस भी है। तो जब मोदी जी इस तरह बोलते हैं तो, और विक्रांत पे जाके दिवाली मनाई उन्होंने, तो एक बात तो सच हो जाती है कि ये जो पूरा इंसिडेंट्स है ये सब कनेक्टेड इंसिडेंट्स हैं। आपको याद होगा मलेशिया से MH370 गायब हो गया था। एक्चुअली वो डिएगो गार्सिया में लैंड किया था और उसको मालदीव में लोगों ने देखा था। मैंने उसमें कमेंट किया था उस समय कि मालदीव के ऊपर से होकर गया है, क्योंकि मालदीव के लोगों ने बताया एक बड़ा सा प्लेन निकला है ऊपर से और डिएगो गार्सिया में जाके वो लैंड हुआ। मलेशिया से ही दूसरा प्लेन MH17 उसको यूक्रेन के ऊपर गिरा दिया गया था विद पैसेंजर्स, और उसके पीछे पीछे ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी प्लेन था, एयरफोर्स 1, उसके पीछे ही था वो, और उसको गिरा दिया गया था वहाँ पे। तो आपको देखेंगे बहुत सारे कोइंसिडेंसेस है मलेशिया के साथ। मलेशिया एक हब है इस्लामिक, जहाँ भी इस्लामिज़म होगा आपको मालूम है सब बिक जाते हैं। तो इस्लामिज़म का भी हब है मलेशिया। और मलेशिया एक रोग नेशन है उस एरिया में जिसकी इंडोनेशिया से भी नहीं बनती। इंडोनेशियंस अपने आप को राम के वंशज बताते हैं और मलेशिया जो अपने आप को इस्लामिज़म का वंशज बताता है। आपने देखा होगा बार बार उसने पाकिस्तान और टर्की को सपोर्ट किया था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मलेशिया में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एक सडनली हिंदू फ्रेंडली स्टेटमेंट आता है, फिर उसके बाद मलेशिया में एशियान की मीटिंग तो पहले से प्लान थी और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हिंदू फ्रेंडली स्टेटमेंट देने का क्या ज़रूरत था मलेशिया को, ये सोचने की ज़रूरत है ये दुनिया में षड्यंत्र क्या चल रहा है भारत के विरुद्ध। देखिए पश्चिमी देशों में एक एंग्लो सैक्सन्स का एक ईगो है
कि भारत उनकी सुन क्यों नहीं रहा। भारत को सुनना चाहिए, भारत को सब करना चाहिए जो हम बोले उनको। ऐसा पहले होता था। मनमोहन सिंह, उसके पहले जो भी सरकारें थी, सभी लोग सुनते थे अमेरिका। लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री भारत में जिनका सुन नहीं रहा है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनको। देखिए, हमारे जो शास्त्रों में बड़ा क्लियर है कि वेदों के आधार पर ही धर्म होता है, वेदों से विपरीत अधर्म रहता है। लेकिन ये बातें आजकल किसी को अच्छी लगती नहीं है, वो दिखता है मुझे सबको चटपटी सनसनी के न्यूज़ चाहिए। लेकिन उसका बेसिस ही यही है पूरा एनालिसिस का, कि आप इसको कैसे सही तरीके से देखें पूरे सारे इंसिडेंट्स को। देखिए, मलेशिया बहुत पहले समय से कॉलोनाइज, और उसके अंदर बहुत अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। उसको बनाया गया था एशियान को कंट्रोल करने के लिए। जैसे पाकिस्तान भारत के पास में रखा गया, यूक्रेन को क्रिएट किया गया रशिया के पास में, और ताइवान क्रिएट किया गया चाइना के पास में, उसी तरह मलेशिया क्रिएट किया आसियान में। तो ये सारी कंट्रीज एक साथ चलती थी, वेस्टर्न उंगलियों के ऊपर नाचती थी। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को ऑलमोस्ट पकड़ा गया जब वो बात कर रहा है डील्स की, करप्शन पकड़ा गया वहाँ पे। उससे अभी वहाँ पे चेंजेस होंगे, इंडोनेशिया में गवर्नमेंट्स बदलेंगी। और भारत की लुकीज पॉलिसी में सारे देश हैं एक्सेप्ट मलेशिया और इंडोनेशिया। इवन तो मलेशिया अभी भारत से कुछ खरीदने की कोशिश कर रहा है, इंडोनेशिया भारत के साथ कुछ रिपेयर्स की फैसिलिटीज़ पे बात करना चाहता है, नेवी पे बात करना चाहता है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैम वो सभी उन्हीं के वेस्ट के कठपुतलियाँ हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी इस्लामिक देश आज़ाद नहीं है, तो वेस्ट के साथ भी यही हालत है। मलेशिया इंडोनेशिया के साथ भी यही हालत है कि दोनों गुलाम देश हैं। और मिडिल ईस्ट में तो सारे देश ही ऐसे ही हैं, वेस्ट एशिया में, एक्सेप्ट यूएई टू सम एक्सटेंट, क्योंकि सद्बुद्धि आई है, उसको दिख रहा है कि किस तरह भारत इज ए मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन यूएई। और यूएई जानता है कि भारत इज ए मोर डिपेंडेबल एलाई देन वेस्ट, उसको मालूम है। लेकिन एट द सेम टाइम वेस्ट का जो टेक्नोलॉजी और जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसकी वजह से यूएई स्टिल विद देम टिल द टाइम उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकलता। मोस्ट प्रोबेबली वो भारत के साथ ज्वाइन करेगा टू यूज़ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। ना ये सारे जो गेम्स चल रहे हैं, ट्रम्प का डेली का न्यूज़ आइटम्स, ट्रम्प का डेली का जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं और जो अनाउंसमेंट्स हैं, वो एक ही चीज़ दिखाता है, देयर इज़ समथिंग बिगर इन प्ले इन अमेरिका। जैसे ब्लैक रॉक जो है एक प्राइवेट कंपनीज के थ्रू, शेल कंपनीज के थ्रू खुद ही अपने घर खरीदता है, खुद ही अपने शेल कंपनीज को बेचता है, उनके प्राइसेस बढ़ाता है, जिससे प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ जाएंगे, और प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ जाएंगे तो लोगों के पास घर नहीं रहेंगे। तो अमेरिका में प्लान चल रहा है छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बनाने का, जैसे टेक्सास में बने हुए छोटे छोटे घर, 1 बेडरूम के घर, जो वो बेचना चाहते हैं एट ए वेरी हाई कॉस्ट, कि लोग अभी बड़े घरों से निकल के छोटे घरों में पहुँचे, और बड़े घरों की जो ज़मीन है उसको यूज़ किया जाएगा बाकी और पर्पजेज़ के लिए, इंक्लूडिंग माइनिंग। ये चल रहा है। एंड ये जो प्लान है वेस्ट में, इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स श्रिंकिंग इकॉनमी। मतलब बड़े बड़े वर्कर्स क्लास के घरों, वर्कर्स वहाँ पे काम करें, एंड पीपल विल बी फोर्स टू वर्क। जो ट्रेडिशनल अमेरिकन ड्रीम होम था, अमेरिकन ड्रीम था, वो सब गायब हो गया। और भारत ने तो इसमें बहुत सख्त एक्शंस लिए हैं, कि जैसे अभी रूपी ट्रेड की बात कर रहा है भारत इज टॉकिंग अबाउट अदर एक्शंस इंक्लूडिंग मूविंग द लार्ज कंपनीज टू इंडिया, जहाँ से लोग वहाँ से काम कर सकें, एनजीसीसीज के बड़े खोलने की बात है। तो ये सारे चेंजेस इसलिए हो रहे हैं बिकॉज अमेरिका जो है अपनी इकोनॉमी को या फिर अपने वर्चस्व को संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको इतिहास में जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि अगर इतिहास नहीं समझेंगे तो फ्यूचर समझ में नहीं आएगा। कि एंग्लो सैक्सन कॉलोनीज क्रिएट की गई थी चर्च के लिए परमानेंट इनकम क्रिएट करने के लिए, लेकिन एंग्लो सैक्सन कॉलोनीज में ड्यू टू इकोनॉमिक जब अच्छी चल रही थी, तब उनको इंपोर्ट करने पड़े बहुत सारे फॉरेन के लोग, इंक्लूडिंग भारत के लोग अमेरिका में, और उस ग्रोथ को फंड करने के लिए। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि उनका खुद का ही
मैन्युफैक्चरिंग बेस या करेंसी बेस चला गया। ये जो पूरा था गेम था वो रिजर्व करेंसी का था, और रिजर्व करेंसी जैसे जानी शुरू हुई उनके पास मुफ्त का पैसा ख़त्म हो गया, तो वो नया कंपनीज क्रिएट नहीं कर सकते, आप एग्जिस्टिंग कंपनीज को भी मेंटेन नहीं कर सकते। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक मार्केट इज़ बिगर देन ऑल द बैंक्स ऑफ अमेरिका पुट टुगेदर। उसका वैल्यूएशन कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये है फ्यू पीपल आर प्लेइंग द गेम, रेस्ट ऑफ द लोग जो है रिसोर्सेज। तो अब उनको ज़रूरत पड़ी कि अगर हमको अमेरिका को या रहने लायक रखना पड़ेगा तो ये वर्कर क्लास निकालना पड़ेगा, और वर्कर क्लास निकालने के लिए पूरी इकॉनमी को कोलैप्स करना पड़ेगा ताकि अमेरिका के पास वो पैसा रहे ही ना, सो इट कैन रिप्लेस दी, और जो कम पॉपुलेशन वाला जिनको मॉडल है वो चलता रहे। एंग्लो सैक्सन्स ने बहुत बार किया इतिहास में। एंग्लो सैक्सन्स ने, अगर आप देखेंगे, एंग्लो सैक्सन्स में मोस्टली जर्मैनिक ट्राइब्स होती हैं। उन्होंने जब वो इंग्लैंड में पहुँचे, उन्होंने पहले तो कैथोलिक थे सारे। जब उन्होंने देखा कि कैथोलिसिज्म उनकी ज़मीन पे उनको किसी को कब्जा करने नहीं देता है, तो उन्होंने उससे रिवोल्ट किया। हेनरी VIII की शादी में रिवोल्ट नहीं हुआ था, वो था लैंड राइट्स पे रिवोल्ट हुआ था, और दे वांटेड कि लैंड हमको राइट्स मिले। लेकिन चर्च ऑफ इंग्लैंड ने वही पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली जो कैथोलिसिज्म की थी, तो उनको भाग के कॉलोनीज ढूंढनी पड़ी। जैसे उनको पता लगा कि नई कॉलोनी बसी अमेरिका, यहाँ पे पहुँच जाते हैं, सब लोग यहाँ पर आ गए। फिर उनको थ्रेट हुआ नेटिव अमेरिकन से, तो उनकी ज़मीन है, हम लोगों का क्या होगा? तो उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया, खदेड़ना शुरू कर दिया लाइक एनिमल्स। और धीरे धीरे फर्स्ट 13 स्टेट से निकाला, फिर धीरे धीरे डच, फ्रेंच, सारे यूरोपियन से कोलैबोरेट किया अमेरिका को यूरोपियन बनाने का। और जब वो उन्होंने सोचा ये अचीव हो गया है, तो वो डेमोक्रेसी लेकर आए। और जब डेमोक्रेसी लेकर आए, व्हेन द यूरोपियंस, जो मेजोरिटी थी एज कम्पेयर टू नेटिव अमेरिकन्स, इसलिए डेमोक्रेसी को लाया गया। डेमोक्रेसी इसीलिए यूज़ किया जाता है डेमोग्राफिक सबवर्जन करने के लिए, है ना। भारत में जब डेमोक्रेसी का यूज़ किया गया, उसमें हिंदुओं को माइनॉरिटी, इवन तो हिंदू मेजोरिटी थे वहाँ पे हिंदुओं, क्योंकि उनको मालूम था कि मुसलमान राज करेगा तो इजीली करप्टेबल है। तो मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ वाज इन इंडिया अंटिल 2013। उसके बाद से एक्चुअल हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शुरू हुई। तो मुसलमानों ने स्लोगन दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मीन्स स्लो, लेकिन आप देख ही रहे 2023-13 तक मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ था, भारत वॉज लेस डिवेलप्ड। जैसे ही हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आया, भारत इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। अब अमेरिका में भी यही हुआ कि जैसे अमेरिका में जब इमिग्रेंट्स को लेकर आए, तो मोस्ट प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज भारतीय कम्युनिटी, सभी से ज़्यादा प्रोडक्टिव है। सबका पॉलिटिकल, बाकी सबका पॉलिटिकल गोल्स है, भारतीय कम्युनिटी इज द ओनली कम्युनिटी विच डजंट हैव पॉलिटिकल गोल। तो देयरफॉर कम्युनिटी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हुई एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़। और जब इन्होंने देखा कि सारी लैंड जो है उन्हीं के लॉज को यूज़ करके, उन्हीं के पॉलिसीज़ यूज़ करके नॉन वाइट इंडियन कम्युनिटी इज़ ओनिंग, तो उनको लगा उनके हाथ से पावर चली जाएगी और चर्च को वापस हारना पड़ेगा या चर्च को वापस जाना पड़ेगा। तो उन्होंने वापस ये स्कीम्स शुरू करी फॉर इंड्यूसिंग आर्टिफिशियल पावर्टी। उनका ही प्लान है ताकि अमेरिका को वापस खाली कराया जाए और सिर्फ वाइट ओनली पॉपुलेशन, जो एंग्लो सैक्सन पॉपुलेशन, वही रहे यहाँ पे। नेटिव अमेरिकन को भी निकालने का प्लान है, ये पहले कर चुके हैं। यू हैव सीन दैट इन डिएगो गार्सिया। चागोशियन जो थे, ब्राउन थे, इंडियन थे, उनको पहले निकाल दिया गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे भी वही प्लान है कि वाइट ओनली कंट्री बनेगा, फिर उसके बाद उसको कोलैप्स करा देंगे। कोलैप्स करा के क्या करेंगे कि देन द वाइट ओनली कम्युनिटी विल फाइंड अदर पास्चर्स, और ये जो लैंड है विल रिमेन विद द बिजनेसमैन प्रमोटेड बाय द चर्च ऑफ इंग्लैंड। यही एक्चुअल प्लान है। और अब इसके लिए कैसे अचीव करेंगे पूरी दुनिया का गेम? दुनिया में सबसे पहले टारगेट करेंगे भारत को, नॉट चाइना। चाइना को कंट्रोल करते हैं, रशिया को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं बिकॉज रशिया उनके जैसा ही है, सोचता उनके जैसा ही है और लड़ेगा वो, तो उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। और भारत पे फोकस करना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप या भारतीय कम्युनिटी, अगर वो भारत को टारगेट करेंगे, इट विल बी
they'll turn the local population against the Bharatiya people, so that the local population को मारना शुरू करेगी and they will run back to India. अब इंडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? By eliminating the top leadership. मतलब जो भी हिंदुओं के लिए बात करेगा उसको हटा दो, मुसलमान उनको चाहिए या मुसलमान फेवरेबल पार्टी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका एक्सपीरियंस है अमेरिका को डिक्टेटर से बहुत प्रेम होता है, अगर वो इस्लामिक डिक्टेटर होगा तो उसको ज़्यादा ही प्रेम होगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और इसीलिए आप देखते हैं राहुल गांधी को या फिर इंडिया की अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो हिंदू गवर्नमेंट्स को अपोज करती हैं, उनके लिए करते हैं, वो उनको प्रमोट करते हैं। और वेस्ट का सारा मीडिया एक मिलिट्री तरीके से काम करता है, क्योंकि चर्च जो है मिलिट्री था, चाहे रोमन कैथोलिक चर्च हो वो भी मिलिट्री है, और एंग्लो सैक्सन चर्च हो जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो भी मिलिट्री है, दोनों मिलिट्री है। तो भारत को इनके साथ मिलिट्री तरीके से डील करना पड़ेगा, सिविलियन तरीके से डील नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज सिविलियन तरीके से डील करेंगे देन यू कांट हैव ए डिजायर्ड आउटकम। इनके लिए टाइम बेस्ड आउटकम्स चाहिए। सिविलियंस जो होंगे वो सोचेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स वो लोग कंसिडर करेंगे, बट वॉर में सिविलियंस का काम नहीं रहता है, वॉर में काम रहता है मिलिट्री का। तो जब उन्होंने देखा कि भारत ने अपनी मिलिट्री एक्शंस लेने की बात शुरू कर दी है, अब वो भारत से डर गए। किसने शुरू करी? वो अब टारगेट बन गया। तो वो सारे एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने पहले सोचा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे चाइनीज़ इंटेलिजेंस भी है, रशियन इंटेलिजेंस भी है, भारतीय इंटेलिजेंस भी है, तो कुछ कर नहीं पाए। सोचा उन्होंने कि यूएस में कुछ कर सकते हैं, ईजी है उनके लिए क्योंकि सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने, आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री गए थे व्हाइट हाउस में बैठे थे ट्रम्प के साथ, काफ़ी नर्वस लग रहे थे, मिल सबसे रहे थे लेकिन नर्वस थे। उनके फिंगर्स आप देख सकते हैं वहाँ पे वीडियोस में। फिर ब्राज़ील में वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है चाइनीज़ का, रशियंस का और भारतीयों का भी, भारतीय अदृश्य राज्य का। और फिर जब सब कुछ फेल हो गया, उन्होंने सोचा कि आसियान में कर सकते हैं। ट्रम्प मिलना चाहते हैं, बट एक्चुअली ट्रम्प क्यों मिलेंगे? ट्रम्प क्यों मिलना चाहते हैं? इतना डेस्परेशन क्या है? ये तो बोलते हैं ना काला तिल, गाड़ी में काला तिल, तो उस तरह का हो गया। तो सब लोग उससे देर अवेयर। और भारत ने म्यांमार में भी एक्शंस लिया। म्यांमार में आप जानते हैं पैरेलल डिप्लॉयमेंट किया भारत ने ट्रेनिंग के लिए। फिर भारत ने म्यांमार में अदर एक्शंस लिए, फिर मणिपुर में एक्शंस लिया, और भारतीय प्रधानमंत्री खुली कार में गए मणिपुर में दिखाने के लिए कि भाई हम कंट्रोल करते हैं पूरी तरीके से, चाइनीज़ का अपोजिशन नहीं आया वहाँ पे। और भारत के डिप्लॉयमेंट, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स भी और एग्रेसिव हो गया, क्योंकि पश्चिम को आप सिर्फ मिलिट्री तरीके से आप समझा सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर है। चर्च मिलिट्री की तरह है और गवर्नमेंट्स मिलिट्री की तरह ऑपरेट करती हैं। उनको लगता है कि ये उनकी सिविलाइजेशन है, पर सिविलाइजेशन सेनाओं पे नहीं बनती। सिविलाइजेशन बनती है दया, तप, उसके ऊपर बनती है, करुणा, शौच या दान, उस पर बनती है सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन तो मतलब उनको मालूम ही नहीं है। तो धर्म के ऊपर, धर्म के बेसिस पे होगी, धर्म का इधर है नहीं, क्योंकि वो मिलिट्री एक्शंस है, सारा मिलिट्री बेस है। मिलिट्री में क्या होता है? यू फॉलो डिसिप्लिन, अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड मूव ऑन। इस तरह गवर्नमेंट्स काम करती हैं। बट भारत पहले ऐसा नहीं सोचता था, अब पहली बार भारत सोच रहा है मिलिट्री टर्म्स। तो मिलिट्री फर्स्ट देन डिप्लोमेसी, जो ऐसे वेस्ट काम करता है, मिलिट्री फर्स्ट देन डिप्लोमेसी। तो भारत को उन्होंने बहुत डिले किया। अभी आप देखा होगा एक इंसिडेंट हो गया ब्रह्मोस के इंजीनियर फैक्ट्री, उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री में, उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ एक इंजीनियर के साथ। तो ये सारे उसी के प्लान, अभी उस पर रिसर्च, उस पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन होगी, देन विल नो क्या एक्चुअल था, बिकॉज अभी तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट ये सब जो है जुड़े हुए तार हैं। कितने सालों तक अमेरिका ने भारत के कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऊपर आक्रमण किया, कितने सालों तक उसने किया। भारत को इंजिन्स नहीं देना, डिले करना, फिर उसके बाद भारत ने ऑल्टरनेटिव बना लिया, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद अगले खेप में, और भारत उसी तरह से काम करता जा रहा है धीरे धीरे, स्लोली बिल्टअप। तो भारत ने जैसे मिलिट्री एक्शन देने का सोचा, अब अमेरिका को
आपके पास कोई चारा नहीं बचा है, फिर लड़ नहीं सकते हो। उनके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है। वो वेनेजुएला में भी कितना सोच रहे हैं लड़ने के लिए। आप कोई सील्स और उनको देखे असैसिनेशन करा सकते हो, लेकिन लड़ तो नहीं सकते आप। वहाँ पे तो पूरे 5 लाख 10 लाख लोग बैठे हुए हैं लड़ने के लिए आपसे। ऑन द ग्राउंड इन्वेजन इम्पॉसिबल। और वेनेजुएला जैसी टेरिटरी में आप ऊपर से अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो सारा जंगल है वहाँ पे, कैसे अटैक करोगे वहाँ पे? तो वो सारा डिस्ट्रक्शन इतना होगा नहीं। मतलब वो कोशिश कर सकते हैं इराक बना दें या फिर ईरान बना दें, लेकिन उस तरह के मिलिट्री पावर नहीं है, तो कैसे करेंगे वो? और खर्चा भी इतना होगा, क्या यूएस आर्म फोर्स अफोर्ड कर सकती है? वो पुराना ज़माना तो है नहीं, जब रिजर्व करेंसी थी, फंडिंग कर सकते थे, अब वो भी नहीं कर सकते आप। तो धमका रहा है बहुत ज़्यादा। पहले ऐसा अमेरिका नहीं करता था। 2 दिन वार्निंग शॉट्स हुए, फिर वहाँ पे सेनाएं पहुँच जाती थी, ऑपरेशन शुरू कर दी। अब ये सब नहीं है, क्योंकि उस समय फंडिंग करता था मिडिल ईस्ट के आर्मी। सऊदी अरेबिया ने फंड किया वॉर, फिर उसके बाद ईरान ने फंड किया वॉर बाय स्टॉपिंग द एग्रेशन। अब वो नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में 28 कंट्रीज ने फंड किया पूरा वॉर। यूक्रेन में पूरा यूरोपियन यूनियन के साथ फंड हुआ वॉर। अब पहले ऐसा नहीं हो सकता। तो जितने भी यूरोपियन पावर्स हैं, पहले जो फंडिंग करती थी ये सब युद्ध करने के लिए, अब वो नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं अभी? सेकेंडरी गेम्स। जैसे भारत में बहुत सारे जर्नलिस्ट को अमेरिका लेकर लाया गया कि वो प्रोटेस्ट कराएंगे भारत के जर्नलिस्ट के थ्रू, और भारत की जो अदर एजेंसीज हैं उनके थ्रू आप प्रोटेस्ट करवाएंगे, उनसे अटैक करवाएंगे ना। ये सब चीज़ें वो करने लगे। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं इन सब चीज़ों को, दी अमेरिकन पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो रही है। तो अब उनको कनाडा पे भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ट्रम्प तो क्रिश्चियन भी नहीं है ना। ट्रम्प अपने इंडिपेंडेंटली कुछ सोचते हैं, और ये भारत के लिए अच्छा भी है और ख़राब भी है। ख़राब क्या है? अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। और अच्छा क्यों है? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस गायब हो रहे हैं पश्चिमी देशों से। जो इंस्टीट्यूशन बने थे सारे फ्री फ्लो ऑफ रिजर्व करेंसी से, वो सारे गायब हो रहे हैं। पश्चिम में एंग्लो सैक्सन्स ने बहुत लंबा समय राज किया, और उन्होंने राज क्या किया है? लूट करी। तो और उन्होंने अपनी, पहले पाउंड स्टर्लिंग करेंसी था, फिर यूएस डॉलर करेंसी हो गया, करेंसी ऑस्ट्रेलिया इनके साथ ही रहा। अब कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है इनकी करेंसी का, तो अब वो सारे बेचैन हैं। तो यूके तो गिरगिट जैसा रंग बदलता है, फटाफट उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया भारत के साथ ना, और साथ में सैंक्शंस भी लगाया नायरा के ऊपर। गिरगिट जैसा काम करता है। आप स्कॉटिश लोग इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, है ना, ना वेल्श करते हैं। और जो वर्ड ब्रिटिश है वो तो चर्च का ही शब्द है, उसका अर्थ ही होता है यूनाइटेड चर्च, और उसके माध्यम से दे कंट्रोल दे, मैंने बोला मिलिट्री के जैसे चलता है, काम चलता है उसका। उसकी हायरार्की होती है, उसको मोनार्की रिपोर्ट करता है किंग चार्ल्स। उसको टाइटल हेड मत मानिए, ही इज एन एक्टिव पर्सन। पूरी की पूरी पार्लियामेंट उसके हाथ में चलती है, ठीक है। ही इज द वन हु कंट्रोल्स द शॉट्स। कॉमनवेल्थ अभी भी उसने रखा हुआ है जहाँ पे वो जा सके, कहीं पर भी जा सके विदाउट वीज़ा। भारत में भी उसको वीज़ा लगाना चाहिए। सो लाइक दिस ये सारे एक्शंस चल रहे हैं। व्हाट विल सी नाउ कमिंग अप इज मोर डेस्परेशन दिखेगा, और अमेरिका को इन अंदर से वो सारे प्रिंसिपल्स जिस पे अमेरिका चल रहा था उसको तोड़ेंगे। दे विल मेक इट मोर लाइक ब्रिटिश। जैसे ब्रिटेन में यूरोपियन मॉडल पे चल रहा है। ब्रिटेन में टैक्सेस आर वेरी हाई, एक सोशलिस्ट मॉडल है, हेल्थ केयर इज़ फ्री, उस पे काम चलेगा। और पॉपुलेशन बढ़ाने की बात जो अभी तो बात कर रहे थे पॉपुलेशन कम करेंगे, उसका उल्टा होने वाला है थोड़े समय के बाद, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे वो लोग। सो यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग, और आपको दिखेगा कि ये जो पूरा जो कैंसल कल्चर टर्म ने शुरू किया है, नया टेक कैंसल कल्चर, मैं नेगोशिएशन कर रहा हूँ, नहीं करूँगा, इट इज़ नॉट प्रेसिडेंशियल, लेकिन वो और चलेगा। बिकॉज अनसर्टेनिटी जितनी रहेगी उतना ज़्यादा बेनिफिट है कैपिटलिस्ट को। बट वो एक्चुअली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वही अमेरिका का मेन एक्सपोर्ट्स रहा है हमेशा। बाकी सारे जो बिजनेस एप्लीकेशंस हैं वो सब तो अभी पुराने समय हो गए, सबने एवरीवन हैज कॉट अप। लेकिन जो नया जो इन्वेस्टमेंट है वो है
कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर थ्रू फार्मास्यूटिकल्स एंड AI, ये इस पे काम चल रहा है एंड यही फ्यूचर, कंट्रोलिंग, यही फ्यूचर है। ये इसी एरिया में अमेरिका आगे बढ़ रहा है एंड दैट्स वाई भारत को भी इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। व्हाट इंडिया इज़ ऑलरेडी डूइंग इट, उसमें मल्टीपल AI के मॉड्यूल्स, AI की चिप्स पे भारत बहुत काम कर रहा है, सेमीकंडक्टर्स पे और सैटेलाइट नेविगेशन पे काम कर रहा है, बिकॉज भारत में अभी भी अमेरिकन सैटेलाइट नेविगेशन चलता है, GPS, विच इज़ बैड फॉर द सिक्योरिटी। मैं अब कितने समय से बोल रहा हूँ उसके बारे में। तो जब आप धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो ये सब समझ में आता है। तो डू बिकम मेंबर, ज्वाइन आवर गुरुकुल और हमारे होम स्कूलिंग प्रोग्राम से जरूर जुड़िए। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।